अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेम में कि हमें मेजर मानिक एम जॉली साहब ने ज्वाइन किया है, कि जो कि डिफेंस एनालिस्ट भी हैं और आप बहुत बार उनको हमारे चैनल पे देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं। और सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे आप उन्हें सुन भी सकते हैं और बहुत सी बातें आप सीख सकते हैं। हम ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के ऊपर बात करते हैं, आप सब जानते ही हैं, लेकिन आज क्योंकि 14 अगस्त भी आ रहा है, 15 अगस्त भी आ रहा है, तो हम ज़रा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे भी बात करेंगे और कश्मीर के ऊपर भी जो 370 हटाई गई है, उसके ऊपर भी बात होगी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नमस्कार, जय हिंद। सर सर सबसे पहले कश्मीर पे अगर हम बात करें, क्या चेंजेस आप देख रहे हैं 370 के बाद जो वहाँ पर हुए हैं? और दूसरी बात ये कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में इस वक्त आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए हमें काम आ सकती है? क्या हम अपने अपने हिस्से में जो कश्मीर इस वक्त मौजूद है, सिर्फ उसको ही लेकर आगे बढ़ें और दूसरे साइड की कश्मीर की बात छोड़ दें? क्या उससे कुछ बेहतरी आएगी? बिल्कुल। मैं अगर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जैसे वहाँ पे अगर सिंपली कंपेयर करा जाए, तो अगर वहाँ बजाय कि पाकिस्तान सरकार इस पे सारा टाइम पिछले 70-75 साल से रो रही है वहाँ क्या हो रहा है, आप उसी पर फोकस करके उसको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं तो ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप दोनों जो हमारा कश्मीर है जो वहाँ पे कैप्चर्ड है उनको कंपेयर करें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है डेवलपमेंट में। और जो 375 और 30 ये हटाना था, उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे ये हटा, पाकिस्तान ने इतना अग्रेशन शुरू कर दिया जिसका कोई मतलब बनता नहीं है। पाकिस्तान हैज़ नो राइट टू टॉक कि हम अपने देश में क्या कर रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ आवर स्टेट्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर देश की हर स्टेट में एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक फ्लैग हो। तो इस नॉर्मलाइजेशन को अगर पाकिस्तान की इतनी अग्रेसिव अप्रोच है, तो इट इज़ इलॉजिकल। उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल फोरम्स पे रेज करा और सबने उनको यही दो टूक जवाब दिया कि वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, आप क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हैं। और जहाँ तक चेंजेस की बात है, तो इट इज़ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इन जो सेपरेटिस्ट जो हैं कश्मीर में, उनको हटाने के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप था, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा यूथ को इस तरह से कह के एक्सप्लॉइट किया है, जिनको इन्होंने फिर मिलिटेंसीज की तरफ भेजा या राइटर्स बनाया, ये कह के कि वो अलग देश है, हम कश्मीर है। ऐसा नहीं है, आप हम देश का हिस्सा है। तो जैसी अब वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन लॉ, वन फ्लैग, वन लैंड, तो ये वाला जो इनका आर्ग्यूमेंट है ये खत्म हो जाएगा। तो एक्सप्लॉइटेशन और जो इनको मेंटली एक्सप्लॉइट करने की इनकी तकनीक थी, वो खत्म हो गई है। ऑन कमिंग टू फैक्चुअल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें थी जो पेंडिंग थी, जो इस एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A से क्लियर हो गई। जैसे कि एक है वेस्ट पाकिस्तान के जो रेफ्यूजीज थे, उसके बाद जो गोरखास थे जो 1840-50 से वहाँ रह रहे हैं, जो उस टाइम वहाँ लड़ने आए थे डोगरास के साथ मिलके, उन सबको डोमिसाइल स्टार्ट हो रहा है। नई यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस हुई हैं, एम्स अनाउंस हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं। 2019 में ही एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर फोरम 2019 से 20 में अनाउंस हुआ था, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट कश्मीर में आने वाले थे, श्रीनगर में, और वो बैठ के डिसाइड करने वाले थे कि यहाँ क्या क्या फैक्ट्रीज खोली जाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कश्मीर वैली में ऑलमोस्ट निल है। और किसी भी स्टेट की ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अनाज अफ्रीका भी उगाता है, अनाज हम भी उगाते हैं, अनाज अमेरिका भी उगाता है, पर अमेरिका नंबर 1 इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो इसीलिए किसी भी स्टेट की ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन आना, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट करना बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होता है। अगर जॉब्स होंगी, लोग अपने काम में बिजी रहेंगे। एंड उसका पहला स्टेप एजुकेशन है, जो इसमें फिर आया है कि कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो गया है। बहुत सारे सेंट्रल लॉज थे जो J&K पे एप्लीकेबल नहीं होते थे, अब होंगे। और उन लॉज की कमी की वजह से वो एक वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट बन गई थी, जहाँ पे इतना ज़्यादा बजट जाता था। जैसे पूरी यूपी, जिसका जो 10 गुना पॉपुलेशन लेके बैठी है, उसका J&K से सिर्फ 3 गुना ज़्यादा बजट था। इतने बजट के बावजूद अगर वह इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो
ओनली इशू वॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स एक अलग रखते हुए स्टेट को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाया जा सकता है। एक बड़ी लैंडमार्क इसमें स्टेप ये था कि जो नॉन कश्मीरी लोगों से जो महिलाएं शादी कर रही हैं वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को आगे पास ऑन कर सकती हैं, जो कि पहले एक इशू था। उसके बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, रिटायर्ड हैं या इवन सर्विस में हैं और JNK डोमिसाइल वाले सिर्फ 10th या 12th सर्टिफिकेट के बेसिस पे वहाँ लैंड खरीद सकते हैं। तो अगर आप आइसोलेशन में बैठे रहेंगे तो जो आपके दिमाग में लोग भरते रहेंगे आप वही समझेंगे। लेकिन जब तक इमिग्रेशन एमिग्रेशन शुरू नहीं होता, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, वहाँ पे बिजनेसेस नहीं खुलते, तो ग्रोथ कैसे होगी। उसके बाद जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हुए हैं, ये बात कहनी बहुत ज़रूरी है, दे हैव बीन डीलेड बिकॉज ऑफ कोविड। जो कश्मीर में नहीं, सारी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों अरबों डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स दे गॉट स्टॉल्ड, नहीं हुए क्योंकि कोविड के लॉकडाउन्स की वजह से, जहाँ पे इंसानों की लाइफ वॉज गिवन अ प्रायोरिटी एंड लॉकडाउन वर इशू। तो जो भी कोई बोले कि 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो उसका वैलिड रीज़न है कि कहीं पे भी कुछ नहीं, बहुत जगह पे ये काम रुक गए हैं, लेकिन अब काम शुरू होंगे। तो इनके अलावा जो डीलिमिटेशन एक चीज़ होती है, जैसे कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है, वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी, वो पॉपुलेशन के हिसाब से बनाई जाती है। कश्मीर में काफ़ी इम्बैलेंस था, जम्मू कश्मीर में इवन एरियाज जिनकी काफ़ी पॉपुलेशन थी उनको रिप्रेजेंटेशन वो ठीक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी ठीक से कटी नहीं हुई थी। इस प्रोसेस को एक्चुअली 10-12 साल हर बार रिवाइव होता है क्योंकि पॉपुलेशन चेंज होती है, माइग्रेशन होता है। लेकिन 2002 या 3 में उस टाइम JNK सरकार, या इवन 95-96 में, दोनों में से एक टाइम में, ये वहाँ के उस टाइम जो चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने बोल दिया कि 2025 तक अब कोई डीलिमिटेशन नहीं हो, क्योंकि ठीक नहीं है। बट आपका कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं कर रहा था तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं कुछ कर पा रहा था। आई मीन ज़्यादा लीगल लोग इस पे ज़्यादा बता सकते हैं। बट अब सरकार डीलिमिटेशन करेगी जो जिसमें कि नई कॉन्स्टिट्यूंसीज पॉपुलेशन के हिसाब से बांटी जाएगी, सबका बराबर रिप्रेजेंटेशन होगा। और फाइनली जो माइनॉरिटीज़ थी, इवन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ थी, जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, गुज्जर्स हैं, बकरवाल्स हैं, और उसके बाद वाल्मीकि समाज है, इन सब की रिप्रेजेंटेशन आई है, इनके रिजर्वेशन क्लॉजेज आए हैं। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होने वाला है। पर वो फ़र्क अभी लोग ये कह देते हैं हम देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। तो नहीं देख सर, के, आप हाँ जी, सर हाँ जी, आप जैसे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान कहता है, जैसे पाकिस्तान कहता है कि जी कश्मीर हमारा हिस्सा है, और भारत कहता है कि नहीं कश्मीर हमारा हिस्सा है या टू टंग है, और इस तरह की बातें की जाती हैं तो बहुत साल से कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा, जैसे मैंने पहले कहा, कि जिसके पास जो हिस्सा कश्मीर का है वो रखे और उसी के अंदर वो डेवलपमेंट का काम करे, और जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो मतलब डेवलपमेंट की वो करे, और हम एक दूसरे को ये कहना बंद कर दें कि जी वो कश्मीर भी हम आज़ाद कराएंगे, या आप कहें कि ये कश्मीर भी हम लेंगे। इस तरह की बात को कहीं अगर हम रोक लगा दें तो क्या इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में ये जो तलखी है, बहुत ज़्यादा कड़वाहट हम देखते हैं, ये कुछ कम हो जाएगी? आप ठीक कह रहे हैं मैम कि ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, काफ़ी लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो LOC है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया जाए और उसी पर अपने अपने एरिया को आप फोकस करके उस पर डेवलपमेंट का काम करें। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ आइडियाज़ को सब्सक्राइब करते हैं, कुछ को। और ये आइडिया वो जो हमारे जो स्ट्रैटेजी के आसाराम बापू कहीं आ जाते हैं, अमन की आशा वाले, उनको बड़ा पसंद आता है। लेकिन बात क्या है कि ना ये पाकिस्तान अग्री करेगा ना इंडिया, क्योंकि एक 3 लाइनों में एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ कश्मीर इशू इज, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हुए, कश्मीर इंडिपेंडेंट था, इंडिया ने उनकी इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट किया। आप पाकिस्तान की साइड से उन्होंने रेडर्स और इरेगुलर्स ट्रेंड एंड सपोर्टेड बाय आर्मी भेज दिए। जब महाराजा हरी सिंह को मुसीबत दिखी, उन्होंने इंडिया से मदद मांगी, हमने मदद करके उनको पीछे भगाया, और जहां तक भगाया वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। इसमें पाकिस्तान कैसे क्लेम करता है कि वो हमारा है? तो एनीवे ये बहुत ही एंडलेस डिबेट है, 75 साल से लोग किताबें लिख चुके, लड़ चुके, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसका बेसिक कंसेंसस यही आता है कि
जब आपका कोई ऑथराइज ज़मीन होती है और वो डिस्प्यूटेड हो जाती है, तो इस धरती पे तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई भी देश अपना क्लेम छोड़ दे। हिंदुस्तान तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उनकी आर्मीज के लिए, आपकी आर्मी के लिए, आपकी डिफेंस मिनिस्ट्रीज के लिए ये लाइफलाइन है। कश्मीर के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसी पे इलेक्शन जीते जाते हैं, इसी पे सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करा जाता है। और वही अगेन कमिंग बैक टू 370 हटने के बाद पथराव, जो स्टोन पेल्टिंग वगैरह होती थी, इट हैज कम डाउन बाय ऑलमोस्ट 88 to 90%। तो ये इफेक्ट पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट्स हैं, जो आईएसआई हैं, जो आर्मी, उनको देखना चाहिए कि हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आप वहाँ साइड पर अपना ये जितना ढिंडोरा है पीटते रहिए, बिकॉज इंडिया विल नॉट गेट अफेक्टेड। हम BMW में जा रहे हैं और आप रिक्शा पे आ रहे हैं, हम पीछे नहीं मुड़ के देखने वाले। सो यू हैव टू कैच अप एंड अंडरस्टैंड की रिक्वायरमेंट अपने देश को बढ़ोतरी देने की है, बजाय कि आप दूसरों से लड़ते रहें। तो दैट इज द थिंग। लेकिन सर फिर भी कहीं न कहीं तो इस चीज़ को ख़त्म करना ही होगा, और अभी ना सही कुछ साल बाद सही, लेकिन किसी न किसी रिज़ल्ट पे पहुंचना होगा, और उसके लिए यही है कि दोनों कंट्रीज़ जो है वो अपनी ईगो जो है वो साइड पे रखें, और एक-एक स्टेप तो पीछे हटना ही होगा। उसके बिल्कुल बगैर तो बिल्कुल। कोई कुछ हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये इश्यू उधर का इधर ही रहेगा, और इसी तरीके से टेंशन्स रहेंगी, जो कि 90% लोग तो जो है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आपस में झगड़ा रहे। वो यही चाहते हैं कि पीसफुली रहे, हर एक को अपने ज़ाहिर यूटिलिटी बिल्स देखने होते हैं, अपना घर देखना होता है। हर एक को इंटरेस्ट नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, कभी जो है वो जंग की बात की जा रही है। लोग आराम से रहना चाहते हैं, और एक जैसे लोग हैं। अब तो इंटरनेट और यूट्यूब और इन सोशल मीडिया की वजह से जो है वो फासले कम हुए हैं, बढ़े नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ इसका कोई रिजल्ट निकल आएगा, और इस इशू को सॉल्व किया जाएगा। अभी ना सही 5 साल बाद सही, लेकिन कुछ हम हो सकता है कि देख ले कोई नई चीज़ आ जाए सामने। सर हम अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं, तो आज ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनका स्टेटमेंट आया है कि जी तालिबान ने ये कहा है कि जब तक अशरफ गनी की गवर्नमेंट है उस वक्त तक जो है वो बात नहीं हो सकती। इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या वाकई में तालिबान की तरफ से ये बात उनका कहना ठीक था? लेकिन ये कि वो यही बता रहे थे, जो उनकी मीटिंग हुई थी तालिबान के साथ उसमें उन्होंने ये बात की है। तो बार बार हम सुनते हैं तालिबान ने कुछ एरिया कैप्चर कर लिया, फिर सुनते हैं कि उनको हटा दिया गया, अफगान फौज जो है वो आगे आ गई। लेकिन फिर भी अब बात आ गई है कि अशरफ गनी तक बात आ गई है। तो आप क्या देखते हैं कि फ्यूचर क्या आ रहा है उनका? तो सबसे पहली बात, मैम, इसमें इमरान खान जी का कुछ बोलना बनता नहीं। इट इज़ अ इशू बिटवीन, ही इज़ नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान। देखा जाए वो, आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इमरान खान और उनकी सरकार की यही रही है कि वो एक कोर इशू भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आप वहाँ ध्यान दो। वो दुनिया जहान की चीज़ों में पड़े रहते हैं कि जर्मनी के साथ जापान जोड़ देते हैं, उसके बाद कश्मीर पे लड़ते रहते हैं, एक अफगानिस्तान सेकंड, का। एक सेकंड सर, लेकिन अफगानिस्तान की बात जहां आएगी वहां पाकिस्तान की बात तो आएगी ही। पाकिस्तान के बगैर तो अफगानिस्तान की बात नहीं हो सकती। तो फिर अगर आप ये कहेंगे कि इमरान खान साहब क्यों बात कर रहे हैं, तो वो तो करनी पड़ेगी सर, हम चाहें या ना चाहें। हम तो उसका हिस्सा हैं, उस सारी डिबेट का या उस सारे पीस प्रोसेस का। तो उसमें से आप ऐसे कैसे कहेंगे कि नहीं करनी चाहिए बात? दैट इज ट्रू। पाकिस्तान के बिना तालिबान की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट। तो वो डीपली 2-2.5 दशक से इतने इन्वॉल्व रहे हैं कि अब उनका बोलना लाजमी है। लेकिन आप किसी भी डिबेट में, किसी भी लड़ाई में किस तरफ बैठते हैं वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अगर अगर ये मैं तो अपने स्क्रिप्चर से एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर ये श्री राम की लड़ाई और रावण की तरफ से लड़ रहे हैं, तो आप राक्षसों के साथ हैं। और इस स्टेज पे इमरान खान तालिबान के स्पोक्स पर्सन बन के उनकी तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं। इट इज़, मतलब इट डज नॉट मेक सेंस फॉर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ लार्ज कंट्री पाकिस्तान, जो आगे ग्रोथ के रास्ते पे जाना चाहता है। वो अगर कहते कि मैं अशरफ गनी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मेरा ये व्यू है, अलग बात होती। लेकिन अगर वो बोलते हैं तालिबान की डिमांड है, आप एक तरह से डिफैक्टो उनके स्पोक्स पर्सन बने, तो आप साइड कौन सी ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तालिबान, इस पूरी दुनिया में आप एक देश, ऑर्गेनाइजेशन, थिंक टैंक, इंसान बता दीजिए
जो तालिबान को एज नॉन टेररिस्ट मानता हो, तो आप उनकी साइड खड़े होकर अगर उनकी तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। इट इज नॉट कि इमरान खान अफगानिस्तान में इन्वॉल्व क्यों रहे हैं। एंड सेकेंडली, उनकी ये कहने से सिर्फ ये चीज़ जो मुद्दा है जिस पे हमेशा बोला जाता है, जैसे इस टाइम ट्विटर के टॉप 3 ट्रेंड्स में से सैंक्शन पाकिस्तान चल रहा है, राइट। और वो इसी, और जब उसका डेटा रिव्यू करा गया, वो डेटा रिव्यू में मैक्सिमम ट्वीट्स एक्चुअली पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, इट इज़ नॉट फ्रॉम बाहर की दुनिया से। तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में सैंक्शन पाकिस्तान इतनी जोर की कराई चल रही है, तो इसका मतलब आप उसी चीज़ को वैलिडेट कर रहे हैं कि हम तालिबान के सपोर्टर हैं। आप कितने भी फ्रंट्स पर उसको निगेट कर दे रहे हैं, नहीं नहीं, ये अपने आप लड़ रहे हैं, हम पीस चाहते हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ के उनके स्पोक्स पर्सन बनेंगे, तो एक तरह से अनऑफिशियल डिक्लेरेशन है कि हाँ, हम हैं इनके साथ। और तालिबान जहाँ जहाँ जा रहे हैं, उनके ब्रुटैलिटी के वीडियोज आ रहे हैं, वो जो एक्शंस ले रहे हैं, सरेंडर सोल्जर्स को वो जैसे गोली मार देते हैं, विच इज़ अ वॉर क्राइम। तो ये सारी चीज़ों को आप क्यों, आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों सपोर्ट करेंगे उनके स्पोक्स पर्सन? इट इज़ नॉट राइट। लेकिन सर अशरफ गनी के साथ तालिबान क्यों ये चाहते हैं कि वो हट जाएं और तभी बात हो? आखिर उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको? तो और इस सारी तालिबान, चीज में यूएस कहाँ पे आपको नजर आ रहा है खड़ा हुआ? कि वो बस सिर्फ उन्होंने कहा कि अगर फिर कोई हमने गलत एक्टिविटी देखी तो हम फिर जो है वो अटैक कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, इस तरह की बात तो उन्होंने की है। मगर हाँ जी। इस पूरी सिचुएशन में अमेरिका का रोल आप कैसा देख रहे हैं कि वो हैंडल कर पाएगा, नहीं हैंडल कर पाएगा? वैसे तो वो सिर्फ इस वक्त निकलने की ही जल्दी में नजर आ रहे हैं। तो जो आपने पूछा, थोड़ा उसके 2-3 वर्जन। जैसे नंबर एक, तो अमेरिका तो निकल गया, अब वो वापस नहीं आए। तो अक्रॉस पार्टी लाइन्स, जैसे वहाँ डेमोक्रेट रिपब्लिक्स हैं, दोनों पार्टी लाइन्स में ये चीज़ हमेशा से रही है कि अफगानिस्तान से एग्जिट करो। स्पेशली उसामा बिन लादेन जब मारा गया था पाकिस्तान में, उसके बाद सबसे पहले ये, उस टाइम ये सबसे पहले क्वेश्चन उठा था कि अब हम अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं। हमने इराक भी सीधा कर दिया और उसामा बिन लादेन में मार दिया, और वो कहते थे हमने तालिबान के भी बहुत लड़ाके मार दिए, तो वापस अब। तो उस टाइम डेट दी गई थी 2014, फिर आई 2017, फिर 18, फिर 21, जो फाइनली ट्रंप ने दी थी और जो जो बाइडन ने फॉलो कर रहे हैं। तो अमेरिका वापस नहीं आएगा, ये तो पक्का है। लेकिन उन्होंने ये बोला है हम एयर रेड से सपोर्ट करते रहेंगे, जो कि जैसे कि अभी वो कर रहे हैं। और जहाँ तक लड़ाई की बात आपने पहले पूछा था, मैं वो अपडेट देना भूल गया। लड़ाई काफ़ी, एक्चुअली शुरू में तालिबान का मोमेंटम बहुत तेज था, फिर बीच में अफगान आर्मी ने थोड़ी ग्रिप मजबूत करी। लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते में तालिबान ने 10 प्रोविंशियल स्टेट्स के कैपिटल कैप्चर कर दी। और लेकिन जहाँ पे वो मार खा रहे हैं, वो हेरात में उनको सिटी से बाहर निकाल दिया, वहाँ पे उनकी हार हुई। तो इस तरह से अप एंड डाउन चल रहे हैं, बट ओवरऑल तालिबान का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन काफ़ी स्ट्रेटेजिस्ट इसको, एंड आई एग्री टू दैट, इस तरह देखते हैं कि अभी भी उनका कंट्रोल काफ़ी रूरल और आउटस्कर्ट्स और इधर उधर चल रहा है। वो मेन मेजर सिटीज़ से अभी दूर हैं। और जब तक कंट्रोल सेंटर नहीं लिए जाते, चाहे वो 2000 साल पहले की लड़ाई हो, स्टेट की कैपिटल लेने का मतलब होता था आपने वो देश को फतेह किया। जब तक सेंट्रल कंट्रोल नहीं लिए जाते, और इसी कारण ये 10 कैपिटल लेना ज़्यादा बड़ा माना जा रहा है, बजाय कि उन्होंने 50% रूरल एरिया लिया। तो उनका मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। और रिसेंटली उन्होंने काफ़ी आर्मर्ड व्हीकल्स जैसे होते हैं, एक ड्रोन उन्होंने परसों कैप्चर कर लिया। तो जहाँ जहाँ वो जीतते जा रहे हैं, वहाँ पे अमेरिकन बहुत सारी गाड़ियाँ छोड़ के चले गए, अफगान आर्मी की गाड़ियाँ हैं। तो वो धीरे धीरे तालिबान के हाथ आते जा रहे हैं और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। जहाँ तक तालिबान की और गवर्नमेंट की बात है, तालिबान ने हमेशा गवर्नमेंट को अमेरिकन पपेट की तरह देखा है। 1996 में भी जब वो आए थे, तब उनको शुरू से ही ये इशू था कि बाहर की पावर्स, चाहे वो सोवियत हो और चाहे अमेरिकन हो, 96 में अमेरिकन थे, इनकी सपोर्टेड गवर्नमेंट जब यहाँ आती है, ये हमारे रहने का ढंग खराब करते हैं। ये जिस शरिया लॉ के अंडर हम इस्लामिक स्टेट को चलाना चाहते हैं, इनके आने से वो सिस्टम खराब होता है। और इस गवर्नमेंट को बाहर निकाल के हम अपना 2000, जब 2001 के बाद तालिबान की सरकार हटाई थी, जब हामिद करजाई आए थे, उनकी उनसे भी यही प्रॉब्लम थी। अभी जब ये हैं, इनकी यही प्रॉब्लम है। पर अब अमेरिकन चले गए हैं तो ये पावरफुल हैं,
तो ये इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान जो क्रिएट करना चाहते हैं तालिबान, तो उनकी लड़ाई हमेशा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से रहेगी, क्योंकि दे डू नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। तालिबान बहुत सारे गुटों को जोड़ के बनाया हुआ और वे ट्राइबल लॉ और शरिया लॉ में विश्वास रखते हैं। तो हेंस वो सरकार से तो हमेशा लड़ाई उनकी चलती रहेगी। और लेकिन सर अगर ये निकल अमेरिका जैसे आप कह रहे हैं कि वो बस निकल जाने में इंटरेस्टेड है, वो निकल रहा है अफगानिस्तान से जा रहा है, तो फिर आखिर इनको काबू कैसे किया जाएगा? अगर अभी ये फॉर एग्जांपल नहीं भी ये गवर्नमेंट बना पाते और इतनी पावर इनमें नहीं आती कुछ दिन, क्योंकि हर दूसरे दिन कुछ और स्टोरी सामने आती है ना, तो अगर ये नहीं तालिबान गवर्नमेंट बना पाते फिर भी नुकसान तो ये करेंगे आसपास की कंट्रीज का भी और अपना खुद का भी। तो उससे कोई बचने का तरीका है या बस लोग आराम से बैठेंगे ठीक है, ये जिस तरीके से भी शरिया लॉ ला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और हर जगह अनाउंसमेंट आज भी मैं देख रही थी कई जगह पे उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दिए हैं कि हम यहाँ पे ऐसे रहेंगे और ये हमने कानून लगा दिया है अपना। तो उससे कोई तरीका है कि इनको किसी तरीके से काबू किया जाए, इनको एक साइड पे लगाए जाए, क्योंकि टेररिस्ट ये थे और टेररिस्ट ये आज भी हैं। बिल्कुल, जहाँ तक आसपास के देशों के नुकसान होने की बात है, तो चार चार देश इससे कम या ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। सबसे पहले सबसे कम अफेक्ट होता है ईरान, जो बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है इनके साथ, कि उनमें अगर तालिबान एंटर करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जो क्योंकि ये सुन्नी हैं और ईरान में शिया है, तो उस तरह से उनको वो वहाँ पे जो सुन्नी एलिमेंट्स को सपोर्ट मिल सकता है, बट वो बहुत ही मिनिमल थ्रेट है तालिबान को, बट इट इज़ ऑन पेपर्स ईरान को थोड़ी, बट लेट्स से इट इज़ देयर, हो सकता है। फिर आता है तजिकिस्तान और उधर का एरिया, जहाँ पे कुछ मिलिटेंट फैक्शन है जो चाइना के चिंगजियांग रीजन में भी एक्टिव रहते हैं। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मिलिटेंसी, हमेशा उनका नाम एग्जैक्ट नाम पर ऐसा नाम है उनका। तो उनको अगर तालिबान मिल जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। अभी वो बहुत ही छोटा सा फैक्शन है। तीसरा आता है चाइना डायरेक्टली, जहाँ पे इस सिंजियान रीजन में ईगर मुस्लिम जितने रहते हैं, अगर तालिबान उनको अपने मुस्लिम होने के कारण सपोर्ट करना शुरू कर जाते हैं, तो चाइना के लिए अगेन एक टेररिज्म और मिलिटेंसी प्रॉब्लम उस एरिया में शुरू हो जाएगी, क्योंकि चाइना भी बॉर्डर शेयर करता है, काफ़ी नैरो है, 60-100 किलोमीटर, बट आई थिंक है एग्जैक्ट नंबर मुझे। इंडिया का कोई इसमें, इंडिया डज नॉट हैव टू बॉर्डर, हमारा डायरेक्ट उनसे बॉर्डर है नहीं, और ना ही तालिबान की ना ही उन्होंने हिस्ट्री में आज तक कभी इंडिया में इंटरफेयर ना करा है। रादर जब भी उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कश्मीर में हमारी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना ही हम इंटरफेयर करेंगे। दिस इज डिप्लोमेसी बिटवीन तालिबान, अफगान गवर्नमेंट, इंडिया, चाहे कोई भी पावर में रहा है। दो चीज़ें अफगानिस्तान में कोई भी सरकार हो, चाहे वो तालिबान हो चाहे इलेक्टेड हो, पक्की रही है। एक, वो ड्यूरेंट लाइन नहीं मानते, और दूसरा, वो इंडिया में इंटरफेयर नहीं करते कश्मीर में। फाइनली आता है पाकिस्तान। अगर तालिबान जीत जाते हैं तो अगेन स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो बोलते हैं कि वो वाला तालिबान और टीटीपी मिलके पाकिस्तान का जीना हराम कर सकते हैं, क्योंकि तालिबान ने भी कभी जो है वो पाकिस्तान के मिलके रहे, उन ड्यूरेंट लाइन नहीं मानी, और वो अपने पश्तून एरिया को, ग्रेटर अफगानिस्तान को रिकवर करना चाहेंगे। अगर तालिबान नहीं जीतते तो वैसे ही जो सरकार आएगी, वो अब इट इज़ ओपन कि वो पाकिस्तान से के साथ उनके रिलेशंस कभी ठीक नहीं होने वाले, जैसा कि क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान फाइट में इतना सपोर्ट करा है। और बीच में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान बैठा है, वो कॉन्स्टेंटली आपकी आर्मी से लड़ रहे हैं। इन सारों में अगर देखा जाए तो इट इज़ ओनली पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के आउटकम से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। इंडिविजुअली हर कंट्री इफेक्ट होगा। मान लीजिए वहाँ तालिबान आ जाता है, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने तालिबान को कभी इंगेज नहीं करा, हमारी उनसे बातचीत नहीं है। और इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट वो है, जैसे जब पाकिस्तान टेररिस्ट ने IC-814 हाईजैक कर लिए के उसको अफगानिस्तान ले गए थे, इंडियन डिप्लोमेसी को एक्चुअली पता ही नहीं था कि हमने वहाँ पे काबुल में बात किससे कर दी, क्योंकि हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं थी। तो बड़ा बुरा होता है अगर आपकी किसी से बातचीत नहीं हो। तो शुरू में इसीलिए इंडिया बोलता है अब हम इनसे बातचीत करनी शुरू करेंगे इन केस दे स्टार्ट फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। तो दिस इज द रीजनल इम्पैक्ट ऑफ तालिबान की सरकार आए या नहीं। तो लेकिन सर मेरे ख्याल से इंडिया इस खुश फहमी या गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए इंडिया को
कि अगर उसको उनके साथ टर्म्स ठीक है या उनको कुछ नहीं कहेगा, तालिबान ने ये कहा है तो वो उसी पे रहेंगे, इसलिए कि उनका भरोसा कोई नहीं है, उनके ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अगर पाकिस्तान में कुछ गलत होता है तो जाहिर है हम पड़ोसी हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी साथ वाले के घर में जो है वो कुछ मुसीबत हो और प्रॉब्लम हो और उससे दूसरा घर इफेक्टेड ना हो। तो इसलिए भारत को बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रहना चाहिए कि खुशफहमी में कि बस ठीक है पाकिस्तान भुगतेगा और हमें कुछ नहीं होगा। इसलिए कि तालिबान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, और अगर पाकिस्तान में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर भारत पे और उसके साथ जो चाहे चाइना हो या ईरान हो उस पर भी पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज़ को मिलके जो है वो मेरा ख्याल है सॉल्व करने की ज़रूरत है या हैंडल करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को ऐसे टाइम में हमें तन्हा नहीं करना चाहिए, या हमें ये नहीं सोचना चाहिए बस ठीक है वो जाने उनका काम जाने, हमें तो कुछ नहीं होगा, हमारे तो बड़े अच्छे टर्म्स हैं तालिबान से। तालिबान के ऊपर आप से लास्ट में ये पूछूंगी, क्या ट्रस्ट किया जा सकता है? ओके, पहली चीज, हमारे तालिबान से अच्छे रिलेशन नहीं है, हमारा एक इनडिफरेंट एटीट्यूड है। हम उनको नहीं छेड़ते, वो हमें नहीं छेड़ते। इंडिया ने अफगानिस्तान, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब 2001 अमेरिका आने के बाद सरकार आई थी तो इंडिया ने एसडीपी प्रोग्राम शुरू करा था, स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि साउथ और ईस्ट अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा जो पश्तून एरिया वहाँ पे डेवलप करे गए थे, रूरल एरियाज पे। वो अकेले प्रोजेक्ट हैं जिनकी तालिबान ने तारीफ करी थी, कह के कि इंडियंस अकेले लोग हैं जो एक्चुअली रूरल एरिया के लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। और उसका दूसरा एस्पेक्ट ये था कि चाहे वहाँ करप्शन थी चाहे नहीं थी, इंडिया ने जब ग्रांट दी कभी दोबारा ये नहीं पूछा कि इसका हिसाब किताब दो, ये तो इंडियंस की इमेज और तरह से। सेकेंडली, जो आप कह रहे थे पड़ोस में आग वाली बात है, इंडिया तो खुशी से एक्सेप्ट कर लेगा अगर पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। आई मीन इट इज़ नॉट कि मैं क्या सोचता हूँ या आप क्या सोचते हैं। जिसको अगर कल को हमारे नक्सल प्रॉब्लम हो रही है, या जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है, या पंजाब में मिलिटेंट टेररिज्म जो कि एक्चुअली पाकिस्तान ने शुरू कराई है, तो जब आप अपने घर में इतने सांप पाल देंगे और वो आपको काट लेंगे, तो इंडिया क्यों बोलेगा कि हम आपकी मदद करें। इंडिया तो रादर साइड पे बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए देखेगा कि अब जिन तालिबान को आपने तैयार करा था वो वापस आपके पास आ रहा है, विच इज अ फैक्ट। सर वो सांप आपकी तरफ भी तो आ सकते हैं ना, दो चार रास्ता भटक कर, अच्छा, इसलिए आपको जो है ना वो ख्याल करना जब चाहिए। आएंगे हम नहीं देख लेंगे, हमें तो नहीं, आप पॉपकॉर्न खाते हुए नहीं देख सकेंगे सर, ऐसी बात ना करें। इतने रिलेशनशिप्स को मेरा ख्याल है, अपने रिलेशनशिप को इतना खराब नहीं करना चाहिए कि दूसरे की परेशानी पे हम बैठ के पॉपकॉर्न खाएं, ऐसा नहीं नहीं, होना चाहिए। मैं फैक्चुअल बात करता हूँ, मैं जनरली हम्म सेंटिमेंटली व्यू नहीं करता हूँ किसी चीज़ों को। हम्म फैक्ट इज अ फैक्ट। आप मतलब मैं आई विल रिस्पेक्ट पाकिस्तान एज अ एनिमी। मैं वो मोमबत्ती लेके इंडिया गेट पे खड़ा होने वाला आदमी नहीं होती अमन की आशा में। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप मैंने अगर मैं आऊँ सरहद पे, आपका फौजी मुझे गोली मार दे, ठीक है, तो मेरी ड्यूटी थी और ऐसी है। तो फौजी थोड़ा अलग सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। और इसका कारण यही है कि जब तक आप मुसीबत को, जब तक आप फैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसका सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ सकते। अगर हम धोखे में जीते रहें कि नहीं हम बहुत दोस्त हैं, हम कभी सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो स्टेप आपकी गवर्नमेंट को लेना है तालिबान प्रॉब्लम को खत्म करने का। इंडिया का उसमें कोई दखल नहीं है। आप कितना भी अनाउंस करते रहें कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम कितना कर लेंगे अगर आपका कंट्रोल ठीक रहेगा। तो अगर इंडिया को आप इस पूरे सिनेरियो से हटा दें, अगर लेट्स से एक सेकंड के लिए इंडिया यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान है, तो क्या सिचुएशन चेंज हो रही है? 1% भी नहीं। इंडिया का कोई रोल ही नहीं। तो आप, हम कूद के क्यों बोल रहे कि हम इसको सॉल्व करते हैं, जबकि हमारा, तो अगर आप इसको वैसे व्यू करें, हमारा स्टेक नहीं है, हमारा से नहीं है। अभी आप एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमारी तालिबान से नहीं बनती, और सारे जानते हैं हमने उनसे कभी बात नहीं करी। जब हमारी उनसे बनती नहीं, जब वो हमारी बात नहीं सुनते, जब हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, तो हम कैसे उनको बोलें कि आप पाकिस्तान से लड़ाई ना करें, क्योंकि वो बोलेंगे आप कौन है। और सेम वे, ना ही हमारा कोई कंट्रोल पाकिस्तान पे है। तो इट इज़, ये एक तरह से एक किसी गुलगाली फार अवे कुछ हो रहा है, हम सिर्फ व्यू कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट इंटेंशन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कैपेबिलिटी। और इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इंडिया का इसमें रोल नहीं है। हम सिर्फ, कोई मुसीबत आएगी ह्यूमैनिटेरियन एड भेज देंगे खुशी से,
और उससे ज़्यादा हमारा कोई इसमें प्ले है नहीं एक्चुअली। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी कि पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के इसमें आगे बढ़ना चाहिए और भारत को भी ख्याल रखना चाहिए कि क्या सिचुएशन बन रही है अफगानिस्तान में, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम किसी जगह भी ना आए। और अगर कोई अच्छी एडवाइस है जिससे वो पाकिस्तान को या अफगानिस्तान को या किसी को भी दे सकता है ताकि उस बैड सिचुएशन से निकला जा सके, तो भारत को अपना रोल प्ले करना चाहिए। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।